आप देख रहे हैं फेडरल। फेडरल का मतलब क्या होता है? फेडरल, सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जो हमारा इंडिया है ये फेडरल है, पर इसके अंदर एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये कि क्वासी फेडरल है। क्वासी फेडरल का मतलब क्या होता है? हमारा इंडिया जो है ये क्वासी फेडरल क्यों है? क्योंकि ये जो यूनियन है स्टेट्स का वो तो है, पर कोई भी स्टेट अपनी मर्जी से सिसीड नहीं हो सकता, यानी कि फेडरेशन से हट नहीं सकता है कोई भी स्टेट। ये हमारे आर्टिकल 1 में साफ साफ मेंशन किया गया है कि हमारा जो इंडिया है इट इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स विच इम्प्लाइज दैट टू थिंग्स। वन, इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बाय द स्टेट, है ना, कि स्टेट ने हाँ कहा है तब जाके के वो यूनियन बना है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। इंडिया ने स्टेट्स को मिला करके, इंडिया एक है, उसने मिला करके स्टेट्स को बनाया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसलिए कोई भी स्टेट अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकता है। नो स्टेट हैज़ द राइट टू secede, SECEDE, secede फ्रॉम दी फेडरेशन। किसी को भी राइट नहीं है। secede का मतलब होता है अलग होना, किसी को भी राइट नहीं है अलग होने का फेडरेशन में से। आप प्लीज़ इस पॉइंट को मेंशन करेंगे। अब इसने एग्जांपल दिया है ऊपर, जैसे कंट्रीज़ हो गई कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहाँ पर इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये भी आपके फेडरल है, पर इंडिया की तरह नहीं है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्टेट्स अपनी मर्जी से अलग हो सकते हैं, पर इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में ऐसा नहीं है। अमेरिका में आप देख सकते हैं, अमेरिका में बिल्कुल अपनी मर्जी से स्टेट अलग हो सकते हैं, पर इंडिया में ऐसा नहीं है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। रूल ऑफ लॉ क्या बोलता है? इन सिंपल वर्ड्स, रूल ऑफ लॉ इट रेफर्स टू द सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड ओवर एनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और अथॉरिटी इन अ कंट्री। यानी चाहे वो कोई भी हो इंडिया के अंदर, रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग क्या बोलता है कि जो हमारा इंडिया है उसमें सबसे ऊपर आपका कौन आएगा? आपका लॉ आएगा। यानी कानून के समक्ष सबके सब बराबर है, चाहे वो कोई भी किसी भी पॉलिटिकल हेड हो, चाहे आपका कुछ भी हो, पर आपको ये बात को बिल्कुल फोकस में रख करके चलना है। तो इसके अंदर हम इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें दी गई हैं, जिसके मेजर पिलर्स है। 3 मेजर पिलर्स को हम देखते हैं। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, यानी कि लॉ सबसे ऊपर है। कोई भी अगर लॉ को कोई भी ऐसा काम करेगा जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट होगा तो उसको सज़ा मिलेगी ही मिलेगी। ये आपको ध्यान, वेट, यस, तो उसको जो है पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी अकॉर्डिंग टू दी जो भी आपके बेस लिखे गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें। तो नो पर्सन हैज़ द राइट टू इम्पोज लॉज ऑन देमसेल्व्स। अपनी मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से लॉ को अपनी मर्जी से कोई भी लॉ आप फॉलो कर लेंगे, अपनी मर्जी से आप कुछ भी कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि लॉ सबसे ऊपर है, आपको लॉ के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, है ना। इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसका मतलब क्या है? कानून के समक्ष आप सब सेम बराबर हैं, चाहे वो कोई भी हो, प्राइम मिनिस्टर हो या फिर एक नॉर्मल कांस्टेबल हो। यहाँ लिखा हुआ है फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर डाउन टू अ कांस्टेबल और कलेक्टर ऑफ टैक्सेस, सबके सब कानून के समक्ष क्या है? वो एक बराबर है। यानी कि इक्वल सिचुएशन पे इक्वल तरीके से उनको सजा दी जाएगी। प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्प्लिट डिसीज, इसका मतलब क्या होता है? ही बिलीव दैट सिंपली एस्टेब्लिशिंग द प्रीसीडिंग 2 प्रिंसिपल्स वुड बी इनसफिशिएंट। जो हमने ये 2 लिखे गए ना कि सब लॉ सबसे ऊपर है और सबके लिए कानून एक जैसा ट्रीट करेगा सबको, पर इसने क्या बोला कि डीसी ने क्या बोला कि उन्होंने ऐसा कहा कि ये जो हम सिर्फ इन दो लॉ से काम नहीं चला सकते हैं। इन्होंने क्या बोला? ही मिसटूक द कोर्ट फॉर दिस अथॉरिटी, ही प्रपोज्ड एन इम्पार्शियल एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। उन्होंने कहा कि जो जुडिशरी है वो कैसी होनी चाहिए? इंडिपेंडेंट। आप देखिए हमारे इंडिया में सबसे जो ऊपर कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट सरकार के ऊपर, और सुप्रीम कोर्ट हमारे जो इंडिया का जुडिशरी सिस्टम है वो सबसे इंडिपेंडेंट है। वो इंडिया के आपके उस 3 लेजिस्लेटिव वाले सिस्टम में नहीं आया, सबसे ऊपर है और सबसे अलग है। ये मैं आपको बता दूं, किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं करता है। जुडिशरी के ऊपर कोई भी चीज़ थोप नहीं सकता, ये बात आप याद रखिएगा। पर जुडिशरी, अगर जज बोलेगा कि भाई ये आपने लॉ के अगेंस्ट किया है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, आपने कोई भी लॉ बनाया है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट आपने काम किया है, तो आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट से वो ऑर्डर आया है तो यू हैव टू चेंज दिस, यू मस्ट चेंज दिस। पर अगर आप बोल रहे सुप्रीम कोर्ट के जज को कि भाई तुम ऐसा करो, आप उसको ये राय नहीं दे सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? चाहे आप कितने ही बड़े प्रधानमंत्री हो, चाहे आप चीफ मिनिस्टर हो, चाहे आप कुछ भी हो, आपको बोलने से भी कुछ नहीं होने वाला, पर आपको वो करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। फिर सेपरेशन ऑफ पावर्स है। आपको पता ही है कि पावर्स को सेपरेट किया गया है हमारे इंडिया में अलग अलग लेवल पे। लोकल लेवल पे आपकी ग्राम पंचायत एंड पंचायत आता है। मैं आपको बता चुकी हूँ पहले कि ये 73rd और 74th अमेंडमेंट हुआ था, है ना। हम देख चुके हैं अभी लास्ट वाली वीडियो में महात्मा गांधी ने उसको, ये आपका महात्मा गांधी जी के टाइम पे ही शुरू हुआ था। तो पावर्स जो हैं आपकी सेपरेटेड हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं हम लोग कि क्या इसका सिग्निफिकेंस है, क्यों आपने पावर को सेपरेट किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि देखो एक ही जो एक बंदा हर चीज़ को नहीं संभाल सकता, पर अगर
आप अपने काम को डिवाइड कर देते हैं तो आप वो काम बहुत अच्छे से होने के चांसेस होते हैं ना। जो जिस काम में माहिर होगा वो उस काम को बहुत अच्छे से कर सकता है। तो इसलिए हमने पावर को सेपरेट किया गया ताकि कोई भी उसका मिसयूज़ भी ना कर पाए, ये भी एक रीज़न है। हम देख लेते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस ऑफ पावर सेपरेशन क्या क्या है। द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल फ्रेमवर्क इट इंक्लूड्स द नोशन ऑफ सेपरेशन ऑफ द पावर। इवन बेसिकली आपके डॉक्यूमेंट टेक्स्ट में लिखा हुआ है दिस कंसेप्ट कैन नॉट बी ब्रोकन बाय लेजिस्लेशन पास बाय द लेजिस्लेचर। अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड पॉइंट आप बहुत ध्यान रखेंगे। आपको पता है कि लेजिस्लेचर में लॉज बनते हैं, पार्लियामेंट में रूल बनते हैं रूल, तो वहाँ पे कोई भी रूल बन सकता है। पर ये कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर जो कि पावर डिवाइड करी गई है, तो वो पावर के डिवीजन को कोई भी ऐसा लॉ, मतलब अगर कोई कल को कोई आए, कोई प्रधानमंत्री आए या फिर कोई भी आकर के ये बोले भाई कि हम ये रूल पास कर रहे हैं, आज से सारे पावर मेरे हाथ में, ये रूल पार्लियामेंट में पास हो जाएगा, नहीं हो सकता। आप ये रूल पार्लियामेंट में पास नहीं करवा सकते, चाहे सरकार, चाहे सबसे ज़्यादा जो मेंबर जो हैं पार्लियामेंट के अंदर वो आपके ही क्यों ना हो, स्टिल, क्योंकि ये मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट होगा, ये लिखा हुआ है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन मेक स्पेशल रेफरेंस टू द 3 ऑर्गन्स फंक्शंस। आपको पता ही है आर्टिकल 50 के अंदर क्या लिखा गया है। द प्रोविजन रिक्वायर्स द स्टेट टू कीप द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल ब्रांचेस अपार्ट एंड हाउएवर बिकॉज ऑफ दिस द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इट इज़ नॉट बाइंडिंग। हम पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में ही कि किस तरीके से जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं स्टेट पॉलिसी के वो बाइंडिंग नहीं होते हैं, यानी कि अगर वो फॉलो नहीं करेंगे तो उसके लिए आप कोई भी कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स आर एग्जेम्प्ट। प्रेसिडेंट और गवर्नर, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए आपने मर्डर किया, ठीक है, तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। प्रेसिडेंट ने मर्डर किया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, पर उनको थोड़ी सी छूट दी गई है, थोड़ा सा अलग अलग तरीके से उनके लिए वो लीगल एक्शन होगा। क्योंकि अगर आप सोचिए, अगर आपके देश के प्रेसिडेंट को फांसी दी जा रही है, फिर उसके साथ में कुछ ऐसा हो रहा है, तो एक आपके देश की क्या इज्जत होगी, आपके देश की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी ना। तो इसलिए उनके लिए लीगल एक्शन इस तरीके से नहीं किया जाता है, थोड़ा सा अलग तरीके से किया जाता है, पर किया ज़रूर जाता है। पर थैंकफुली हमारे इंडिया में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे किसी भी प्रेसिडेंट ने ऐसा कोई भी गलत काम किया हो। सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट अबाउट दैट। पर येस, प्रेसिडेंट के साथ में क्या और किसी के साथ भी होता है, जैसे कंट्री के लिए हेड आपका प्रेसिडेंट हो गया, तो इससे स्टेट के लिए जो भी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर स्टेट आते हैं उसमें गवर्नर हेड हो, तो गवर्नर को भी सेम तरीके से ट्रीट किया जाता है। ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे। येस, नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे कि जो स्पेसिफिक प्रोविजन दिए गए हैं ऑर्गेन्स में, यानी कि नीचे आपके जो वो 3 लेवल्स हैं, तो उनमें क्या है आपका कि वो एक दूसरे पे चेक करते हैं। हमको पता है आर्टिकल 13 बेसिकली क्या बोलता है, इफ़ अ स्टैचू इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अगर कोई भी स्टैचू बनाया गया है जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर फंडामेंटल राइट, इन सबको आप अवॉइड करें तो आप उसको तोड़ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें, इतनी चीज़ें आपको बस इतना ही इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, ज़्यादा कुछ डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो ये ऑर्गेन्स बनाए गए हैं, इनका बेसिकली काम क्या होता है, एक दूसरे को चेक करने का, ऊपर नीचे करके, है ना। लेजिस्लेचर हो गया, जुडिशरी हो गया और एग्जीक्यूटिव, ये तीनों एक दूसरे पे चेक करते हैं। लेजिस्लेचर का काम हो गया लॉ बनाने का, एग्जीक्यूटिव का काम क्या हो गया लॉ को इम्पोज करने का, इम्प्लीमेंट करने का, और जुडिशरी चेक करता है कि जो भी लॉज लेजिस्लेचर बना रहा है वो ठीक है या नहीं, या फिर जो एग्जीक्यूटिव अपना काम ठीक से कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ये काम बेसिकली आपको लेजिस्लेचर भी चेक करेगा। तो ये आपस में एक दूसरे पर बैलेंस करके रखते हैं। पर येस, फिर भी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी हैं, पर जुडिशरी जो है पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, उसके ऊपर आप कोई भी पावर नहीं चला सकते। ये बात आप याद रखिएगा, मैंने फिर से मैं इसको मेंशन कर रही हूँ बहुत ध्यान से। और कोई भी आपके इस रूल को चेंज नहीं कर सकता है लॉ बना करके पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है।